दोस्तों, एक लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है और वो लड़का भयंकर रूप से घायल हो जाता है। उसको शहर के सबसे बड़े अस्पताल में कुछ लोग ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद उस लड़के का पिता उसको उस अस्पताल में ले जाने से मना कर देता है। दोस्तों, जो लड़का था ना, वो सड़क के किनारे तड़प रहा था, उसके शरीर से खून टपक रहे थे, उसके हाथ और पैर भी टूट चुके थे और बहुत सारे लोग उस लड़के के पिताजी को समझा रहे थे कि आप क्यों अपने बेटे की जान को लेना चाहते हैं। जल्दी से अगर अस्पताल में उसको एडमिट नहीं करवाया जाएगा तो इसकी मौके पर मौत हो जाएगी। इसकी हालत आप देख रहे हैं कितनी गंभीर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, उस लड़के के पिताजी अपनी जिद पर अड़ जाते हैं और कहते कि नहीं, मैं उस अस्पताल में अपने बेटे को एडमिट नहीं करवाऊंगा, चाहे मेरी बेटी की जान ही क्यों ना चली जाए। मैंने कसम खाया है कि मैं उस अस्पताल में जिंदगी में कभी भी नहीं जाऊंगा। अब दोस्तों, कुछ देर में वहां पर गांव के लोग भी आ जाते हैं और जब गांव के लोग आते हैं तो सभी लोग उस लड़के के पिताजी को समझाने लगते हैं, लेकिन उस लड़के के पिताजी अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और धीरे धीरे उनके बच्चे की हालत बहुत ज्यादा गंभीर होती चली जाती है और दोस्तों, वो एकदम से सड़क के किनारे बेहोश हो जाता है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात ये थी कि आखिर एक पिता अपने ही बेटे के साथ ऐसा क्यों कर रहा था। क्या इसके पीछे कोई राज छिपा हुआ था या फिर उसके पिता की जिंदगी में कोई ऐसा घटना घटित हुआ था जिस वजह से अपने बच्चे को उस अस्पताल में ले जाना नहीं चाहते थे। दोस्तों, क्या थी पूरी घटना की सच्चाई? क्या उस लड़के की जान बच गई थी या फिर उसके पिता की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी? आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं रोज रोज आप लोगों को सुनाता रहूं। दोस्तों, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के रीवा की है। जो पिता थे उनका नाम देवेंद्र था और उनके बेटे का नाम राहुल था। दोस्तों, राहुल के जो पिता थे ना, वो बहुत सख्त मिजाज के इंसान थे और गांव के लोग अक्सर उनसे डरा करते थे। लेकिन जो राहुल था वो बहुत होनहार लड़का था और सामाजिक लड़का था। राहुल अपने गांव के लोगों की अक्सर मदद करता था और कभी कोई बूढ़ी औरत उससे कहती थी कि बेटा, अगर तुम बाजार जा रहे हो तो हमारे लिए दवाई लेते आना, तो राहुल उनके लिए दवाई भी लेकर आता था और गांव वालों की इस तरीके से मदद करता था। और दोस्तों, यही वजह था कि राहुल के गांव वाले उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे। राहुल पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था, खेल कूद में भी बहुत अच्छा था और राहुल की जो माँ थी ना, उनका नाम सुमन था। लेकिन जब राहुल 5 साल का था तभी बचपन में उसकी माँ उसको छोड़कर चली गई थी, वो गुजर चुकी थी। उनको कोई बीमारी हो गई थी और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका था। और दोस्तों, तभी से जो राहुल था वो अपने पिताजी के साथ अपने घर पर रहने लगा था और अपने पिता का सहारा बन चुका था। दोस्तों, राहुल के कुछ दोस्त मित्र लोग भी थे और अक्सर उनके साथ वो घूमने फिरने के लिए कहीं जाया करता था। लेकिन एक दिन नवरात्रि का समय था और उसके गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर नवरात्रि का मेला लगा हुआ था। तभी राहुल का दोस्त राहुल को फोन करता है और राहुल से कहता है कि भाई देखो, हम लोग सभी दोस्त लोग मेले में आ चुके हैं, तुम जल्दी से अपने घर का काम निपटा लो और काम खत्म करने के बाद जल्दी से मेले में आ जाओ, फिर हम लोग एक साथ घूमने के लिए चलेंगे। अब दोस्तों, राहुल जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटाता है, गाय को चारा डालता है, पिताजी के लिए खाना और नाश्ता बनाता है और जब सारा काम खत्म हो जाता है तब अपने पिताजी की जो बाइक है ना, उसको लेकर वो घर से निकल जाता है और मेला जहां लगा हुआ था उस तरफ जाने लगता है। तभी दोस्तों, बीच रास्ते में राहुल की जो बाइक है वो एक ट्रक से टकरा जाती है और बुरे तरीके से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, राहुल जल्दीबाजी में अपने दोस्तों के पास जाना चाहता था, वहां पर पहुंचना चाहता था, लेकिन जल्दीबाजी के चलते उसका गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और दोस्तों, राहुल के सर से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। उसके पैर टूट चुके थे, उसके हाथ टूट चुके थे, उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है। दोस्तों, सड़क पर जितने भी लोग आ रहे थे, जितने भी लोग जा रहे थे, वो सभी लोग वहां पर रुककर राहुल की मदद करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग वहां पर एम्बुलेंस को भी बुला लेते हैं और राहुल को एम्बुलेंस में बैठाकर शहर के एक सबसे बड़े अस्पताल में ले जाने की तैयारी होने लगती है। तभी दोस्तों, राहुल के गांव में पता चल जाता है, खबर पहुंच जाती है कि राहुल का एक्सीडेंट हो गया है। तब तक वहां पे गांव के लोग भी उसके आ जाते हैं और राहुल के जो पिताजी थे वो भी जब यह बात सुनते हैं तो वहां पर पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों, राहुल के पिताजी एम्बुलेंस के सामने खड़े हो जाते हैं हाथ फैलाकर और कहते हैं कि मेरे बेटे को एम्बुलेंस से नीचे उतारो, मेरा बेटा अस्पताल में नहीं जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस गांव में राहुल रहता था ना, उस गांव का नाम रीवा था और वहां से कोसों दूर तक कोई भी अच्छा अस्पताल नहीं था। बस वही एक अच्छा अस्पताल था जो अस्पताल इमरजेंसी केस को लेता था। और दोस्तों, राहुल के गांव के जितने भी लोग थे ना, वो सभी लोग उसी अस्पताल में अपने परिवार का या फिर अपना इलाज करवाने के लिए जाते थे। राहुल के पिताजी चिल्लाते हुए कहते हैं कि मेरे बेटे को एम्बुलेंस से नीचे उतारो, वो अस्पताल नहीं जाएगा। अब दोस्तों, इस बात को सुनकर जो वहां पर गांव के लोग इकट्ठा थे वो सभी लोग चौंक जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि देवेंद्र, तुम्हारा बेटा मर जाएगा, इसकी हालत तुम देख रहे हो,
इसको जल्दी से जल्दी अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा, नहीं तो इसकी जान चली जाएगी। लेकिन दोस्तों राहुल के पिताजी अपने फैसले पर अड़े रहते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं अपने बेटे को अस्पताल में भर्ती नहीं करवाऊंगा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। अब दोस्तों जो राहुल था ना, वो वहां दर्द के मारे बहुत ज्यादा रो रहा था और गांव के सभी लोग उसके पिताजी से बहस कर रहे थे, उनको समझा रहे थे। गांव के लोग कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी को बहुत गहरी चोट लगी है, जब तक उसको अस्पताल में भर्ती नहीं करवाया जाएगा तब तक वो ठीक नहीं होगा। अगर तुम यही सब सोचते विचारते रहोगे तो उसकी जान निकल जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब दोस्तों राहुल के पिताजी जो थे ना, उनके आंखों से आंसू टपकने लगे थे, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को उस अस्पताल में भर्ती नहीं करवाना चाहते थे। तभी दोस्तों वहां पर कुछ देर बाद गांव के प्रधान जी आ जाते हैं और देवेंद्र से कहते हैं कि देवेंद्र, आखिर तुमको ऐसा क्या हो गया है? तुम्हारी मति तो नहीं न मारी गई है? तुम्हारी बेटी की यहाँ जान जाने वाली है और तुम उसको अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करवा रहे हो? उसको भेज क्यों नहीं रहे हो? आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है और तुम यहाँ पर रो क्यों रहे हो इस तरीके से? उसको भर्ती करवाओ जल्दी। तब दोस्तों राहुल के पिताजी रोते हुए अपनी पूरी कहानी गांव के प्रधान से बताते हैं और कहते हैं कि जब मेरी पत्नी सुमन बीमार हो गई थी तो मैं उसको उसी अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए गया था जहां पर तुम लोग राहुल को ले जाने के लिए कह रहे हो। लेकिन वहां के जो डॉक्टर लोग हैं ना, वो लोग सही से मरीजों का देखभाल नहीं करते हैं, सही से मरीजों का इलाज नहीं करते हैं। और यही वजह था कि मेरी जो पत्नी है उसकी मौत हो गई थी, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से, क्योंकि डॉक्टर वहां पर अच्छे से इलाज नहीं करते हैं। और उस दिन मैंने कसम खाया था कि चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उस अस्पताल में कभी भी अपने परिवार को भर्ती नहीं करवाऊंगा। उस अस्पताल में सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल होता है। जो लोग ज्यादा पैसा देता है उसका इलाज बहुत अच्छे से होता है और बेहतर होता है। लेकिन उस समय मेरे पास पैसे भी उतने नहीं थे, तो डॉक्टर ने मेरी पत्नी का अच्छे से इलाज नहीं किया, जिस वजह से मेरी पत्नी की जान चली गई। लेकिन मैं उसको तो मरने दिया, लेकिन मैं अब अपने बेटे को नहीं मरने दूंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाएगा। अब दोस्तों वहां पर जितने भी लोग थे ना, वो सभी लोग जब देवेंद्र की इस बात को सुनते हैं तो सबकी आंखें नम हो जाती हैं और प्रधान जी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। एक तरफ उनका बेटा अपनी जिंदगी से लड़ रहा था और दूसरी तरफ देवेंद्र अपनी पत्नी के बारे में सोचकर प्रधान जी के सामने रो रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि उस अस्पताल में उनकी बेटे की भी जान चली जाए। तभी दोस्तों जो गांव के प्रधान जी थे वो कहते हैं कि देखो देवेंद्र, अभी पुरानी बातों को सोचने का समय नहीं है, अभी ये समय तुम्हारे बेटे की जान को बचाने का है। अगर तुम अपने बेटे को उस अस्पताल में भर्ती नहीं करवाओगे तो यहाँ से कोसों दूर, कई सौ किलोमीटर दूर तक कोई अच्छा अस्पताल नहीं है, रास्ते में अगर ले जाओगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि जो तुम्हारे साथ हुआ है उसको जाने दो, उसको भूल जाओ और अपने बेटे को उस अस्पताल में भर्ती करवा दो, नहीं तो यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम्हारी बेटी की मौत हो जाएगी। अब दोस्तों राहुल के पिताजी जो थे ना, उनका मन बहुत ज्यादा उलझा हुआ था। वो एक तरफ अपनी पत्नी के बारे में सोच रहे थे तो दूसरी तरफ अपने बेटे की जान को बचाना भी चाहते थे, उसके बारे में भी सोच रहे थे। और यही सब सोच सोचकर वो फैसला नहीं कर पा रहे थे, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी दोस्तों राहुल वहां पर दर्द से कहर रहा था और धीरे से अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, मैं आप पर बहुत ज्यादा भरोसा करता हूं, आपको जो भी सही लगता है आप वो करिए। अब दोस्तों राहुल की इस बात को सुनकर उसके पिताजी और भी ज्यादा रोने लगते हैं और राहुल को गले से लगा लेते हैं। लेकिन दोस्तों राहुल के पिताजी के आसपास जो भीड़ जमा हुई थी वो सभी लोग सिर्फ यही बात कर रहे थे कि जल्दी से इसको अस्पताल में भर्ती करवा दो, नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। अब दोस्तों राहुल के पिताजी अपने दिल पर पत्थर रखते हैं और फिर प्रधान जी से कहते हैं कि प्रधान जी आप ही कुछ करिए, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा उलझ चुका हूं। तब दोस्तों प्रधान जी उनसे कहते हैं कि देवेंद्र देखो, अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है, जल्दी से इसको अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। तब दोस्तों राहुल के पिताजी प्रधान जी की बातों को मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है प्रधान जी, लेकिन मेरे बेटे की जान बच जानी चाहिए, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं अपनी पत्नी को तो नहीं बचा पाया, उसको नहीं बचा सका, लेकिन मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहता हूं। अब दोस्तों उसी एम्बुलेंस में राहुल के पिताजी, उस गांव के प्रधान जी बैठ जाते हैं, एक दो लोग और बैठ जाते हैं और सभी लोग कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद उस अस्पताल में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद जल्दीबाजी में एम्बुलेंस से नीचे उतारा जाता है, राहुल को स्ट्रेचर पर लेटाकर अस्पताल के अंदर ले जाया जाता है और राहुल का इलाज भी शुरू हो जाता है। अब दोस्तों राहुल को सबसे पहले आईसीयू में भर्ती कराया गया था और आईसीयू में राहुल 3-4 दिन तक रहता है, आईसीयू में उसका इलाज चलता है। तब जाकर डॉक्टर जो थे वो राहुल के पिताजी से कहते हैं कि अब आपका बेटा खतरे से बाहर है और उसकी जान बचाई जा सकती है, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी भी उसको आईसीयू में ही रहना पड़ेगा। अब दोस्तों इस बात को सुनकर राहुल के जो पिताजी थे वो थोड़ा खुश भी हो जाते हैं और थोड़ा सा गम में भी थे और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि भगवान ने उनके बेटे की जान को बचा लिया। अब दोस्तों अस्पताल में कुछ दिन तक राहुल
राहुल का इलाज चलता है, उसके हाथ और पैर टूट चुके थे तो उसको भी प्लास्टर किया गया था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन आखिरकार डॉक्टर की जो मेहनत है वो रंग लाती है और राहुल की जान बच जाती है। दोस्तों, राहुल के पिताजी सभी डॉक्टर लोग से, सभी स्टाफ लोग का धन्यवाद करते हैं और अपनी सोच पर पछतावा करने लगते हैं। राहुल के पिताजी सोचते हैं कि उस दिन प्रधान जी सही कह रहे थे, जो बीत गया उसको भूल ही जाना चाहिए। अगर मैं उस समय अपनी पत्नी के बारे में सोचकर अपने बेटे को इस अस्पताल में भर्ती नहीं करवाता तो शायद मेरी पत्नी की तरह ही मेरी बेटे की भी जान चली जाती। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा है कि मैंने उस दिन प्रधान जी की बातों को मान लिया, जिस वजह से मेरी बेटे की जान बच गई। अब दोस्तों, राहुल के जो पिताजी थे ना, वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से अस्पताल से घर पर आ जाते हैं और 2-3 महीनों तक घर पर उसकी दवाई चलती है, उसकी पट्टी मलहम होती है, उसका इलाज होता है और राहुल पूरे तरीके से ठीक हो जाता है। तभी राहुल के पिताजी 3 महीने बाद फिर से उसी अस्पताल पर जाते हैं जिस डॉक्टर ने राहुल का इलाज किया था। उस डॉक्टर से राहुल के पिताजी कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं इसी अस्पताल में अपनी पत्नी का इलाज करवाया था, लेकिन उसकी मौत हो गई थी, उसकी जान नहीं बची थी, सही से उसका इलाज नहीं हो पाया था और मैंने अपनी पत्नी को खो दिया था। लेकिन आज मुझे ये सीखने को मिल गया है कि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं और हर समय बुरा नहीं होता है, समय कभी कभी अच्छा भी होता है। मुझे अपने बेटे को खोने का बहुत ज़्यादा डर था, इसीलिए मैं उसको इस अस्पताल में लेकर नहीं आना चाहता था। लेकिन डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छे हैं, आपने मेरे बेटे का बहुत अच्छे से इलाज किया है। तब दूसरे डॉक्टर साहब राहुल के पिताजी से कहते हैं कि देखिए, जिस वक्त आपकी पत्नी की मौत हुई थी उस वक्त हमारे अस्पताल में उतना सुविधा नहीं था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है और नई नई सुविधा हमारे अस्पताल में आ चुकी है, तो किसी को भी जान को बचाना बहुत आसान हो गया है। जो बहुत बड़े बड़े इमरजेंसी केस भी आते हैं ना, वो लोग भी यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो आपके साथ हुआ है ना, मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन आप मेरे सामने ऐसी बातें मत करिए कि अगर आप किसी को अस्पताल में एडमिट करवाएंगे तो उसकी जान चली जाएगी। देखिए, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि मरीजों को बचा लिया जाए। अब दोस्तों, राहुल के पिताजी वहाँ पर डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातें करते हैं और बात करने के बाद उनको ऐसा लगने लगता है कि उनके मन के अंदर जो बोझ पहले से बैठा हुआ था वो बोझ अब हल्का हो चुका है। और दोस्तों, खुशी खुशी राहुल के पिताजी अस्पताल से अपने घर चले जाते हैं और जो राहुल था वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है और फिर अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने लगता है, गांव के लोगों की मदद करने लगता है, अपने पापा की देखभाल करने लगता है। और दोस्तों, इस तरीके से राहुल और उसके पिताजी की जिंदगी अब धीरे धीरे गुजरने लगती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, एक पिता और एक बेटे की। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राहुल और उसके पिताजी की नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो हमारे समाज में ऐसी बहुत घटनाएं घटित होती हैं, ऐसी घटनाएं बहुत सारे लोगों के साथ घटित होती हैं, जिनके मन में इस तरीके की धारणाएं बैठ जाती हैं कि वो अस्पताल सही नहीं है, उस अस्पताल में भर्ती करवाने पर लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस तरह की जो सोच है ना, वो लोगों के अंदर, मन के अंदर बैठ चुकी है और इसी वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है, क्योंकि उनको सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता है, सही समय पर उनको अस्पताल में एडमिट नहीं करवाया जाता है, इस वजह से उनकी जान चली जाती है। अगर दोस्तों राहुल के पिताजी सिर्फ यही सोचते कि उस अस्पताल में मेरी पत्नी की मौत हुई है तो मैं अपने बेटे को उस अस्पताल में भर्ती नहीं करवाऊंगा, तो दोस्तों शायद देवेंद्र जो थे वो अपने बेटे की जान नहीं बचा पाते, क्योंकि उस गांव से दूसरा जो अस्पताल था ना वो बहुत दूरी पर था और वहां पर पहुंचते पहुंचते बीच रास्ते में राहुल की मौत हो जाती। वो तो दोस्तों भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा था कि वहां पर प्रधान जी आ गए थे और राहुल के पिताजी प्रधान जी की बातों को मान गए थे, तब जाकर राहुल की जिंदगी बच गई। चलिए दोस्तों, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।